नमस्कार, मैं AR गौसी आपका पॉलिटी की लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूं। हमने पिछले लेक्चर में शासन के 3 अंग के तहत विधायिका कार्यपालिका के बारे में जान चुके हैं। अब हम तीसरे अंग न्यायपालिका के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि न्यायपालिका के क्या कार्य हैं। जो भी संविधान में लिखा हुआ है या फिर जो भी विधायिका कानून बनाती है उनका न्यायपालिका द्वारा न्याय करना, जो भी समाज में विवाद होता है व्यक्ति और व्यक्ति के बीच या व्यक्ति और समाज के बीच या व्यक्ति और सरकार के बीच जो भी विवाद होगा, उन विवादों को न्यायपालिका जो संविधान में लिखा हुआ है और कानून में लिखा हुआ उनके अनुसार हल करती है। कानून का शासन या कानून के सिद्धांत के अनुसार काम करती है। कानून के शासन का भाव यह है कि इसमें अमीर और गरीब, ऊंची जाति हो या नीची जाति हो, या फिर छोटे तबके के लोग हो या बड़े तबके के लोग हो, इन सब के बीच में भाव हो कि हमको कानून के सामने सबको समान दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए न्यायपालिका क्या करती है, और कहा भी जाता है न्याय की देवी में भी एक वर्ड है, ये शब्द है कि न्याय के देवी के सामने आंख पे पट्टी लगी होती है। इसका मतलब क्या है कि सभी के सामने बराबरी के स्तर पर हम न्याय करेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। और इसलिए कहा जाता है कि न्याय की देवी के आंख पर पट्टी लगी होती है, काली सी। आपने देखा होगा कि एक काली सी पट्टी लगी होती है, वो जो यह दर्शाती है कि कानून सबके सामने बराबर है। भारत में न्यायपालिका के 3 स्तर हैं। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट आता है, सर्वोच्च न्यायालय जिसे कहते हैं, या ये है सबसे ऊपर में। दूसरा उसके नीचे आता है हाई कोर्ट, जिसे राज्य में उच्च न्यायालय कहते हैं। इसके नीचे आता है सबऑर्डिनेट जुडिशियरी। सबऑर्डिनेट जुडिशियरी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट, ये सब जो भी हैं, जितने भी हैं वो सब आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? कानून की व्याख्या करना। ये संविधान की अंतिम व्याख्या के रूप में काम करता है। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं? टोटल है 32 जज जो सुप्रीम कोर्ट में है, सर्वोच्च न्यायालय में है। टोटल 32 जज हैं और इनमें इनकी नियुक्ति के लिए मिनिमम एज 55 इयर्स और मैक्सिमम एज 65 इयर्स होना चाहिए। ये है सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए। और इनकी एलिजिबिलिटी क्या है? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए आपको क्या योग्यता होनी चाहिए? तो उसमें है कि पहली योग्यता है कि आपको भारत का, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि इसमें आपको, दूसरा के अंतर्गत 3 पॉइंट है। इसमें पहला पॉइंट है कि आपको हाई कोर्ट में, जो भी राज्य में हाई कोर्ट है उसमें 5 साल तक, 5 वर्ष तक आप न्यायाधीश रहे हो। ये पहली कैटेगरी है। दूसरी क्या है कि 10 साल तक, 10 इयर्स तक आपने हाई कोर्ट में वकालत की हो। जो हाई कोर्ट है, जो भी राज्य हो, उसमें आपने वकालत की हो। हाई कोर्ट में 10 साल तक आप वकालत की हो। और तीसरा क्या है? भारत के राष्ट्रपति के अनुसार आप विधिवत या पारंगत विधिवेत्ता हो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अनुसार आप पारंगत विधिवेत्ता हो। तो एक शर्त तो कंपलसरी है कि सबको भारत का नागरिक होना चाहिए, और इस तीनों में से कोई एक शर्त पूरी करता हो तो वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्य। सर्वोच्च न्यायालय का काम है कानून। सर्वोच्च न्यायालय के जो भी फैसले आते हैं, जो भी कानून है, वो सब नीचे की जुडिशियरी पे लागू होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की कई सारी शक्तियां हैं, उसमें हम देखेंगे कि उनकी क्या क्या शक्तियां हैं और सर्वोच्च न्यायालय के क्या क्या अधिकार हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में। तो इनमें सबसे पहला आता है इनका अपीलीय अधिकार। अपीलीय अधिकार का मतलब है कि जो भी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट
डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी में जो भी फैसले हैं, आपको लगता है कि वो फैसला आपके खिलाफ गया है, हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, और हाई कोर्ट ने आपको लिख दिया कि ठीक है आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, या कोई भी ऐसा मसला हो जो संविधान की व्याख्या से संबंधित हो, तो आप अपील करके डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। तो ये है एक अपीलीय जुरिडिक्शन, मतलब अपीलीय अधिकारिता कहते हैं जिसको। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के तहत मौलिक अधिकारिता, मौलिक जुरिडिक्शन, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। इसके तहत कोई भी विवाद जो भी आएगा ओरिजिनल जुरिडिक्शन के तहत, वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही सुना जा सकता है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन या मूल अधिकारिता में आता क्या है, राज्य के बीच एक राज्य सरकार या दूसरी राज्य सरकार के बीच विवाद हो, या राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद हो, ये सब जो भी विवाद हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, या फिर केंद्र सरकार और एक से अधिक राज्य सरकार के बीच अगर विवाद चल रहा है, ये सब ओरिजिनल जुरिडिक्शन के तहत आता है, और इसके तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और इसमें कोई कंपलसरी नहीं है, इसमें आप हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये फैसला नहीं होता, ये सीधे सुप्रीम कोर्ट में आता है। तीसरा है रिट अधिकारिता, रिट जुरिडिक्शन। रिट अधिकारिता का मतलब है कि आप संविधान में जो फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार दिया गया है, इस पे आपको लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में आप जाकर के अपील कर सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है। इसमें यह कंपलसरी नहीं है कि आप हाई कोर्ट में पहले जाइए या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहले जाइए। कई सारे ऐसे मामले हैं जिसमें आपको पहले हाई कोर्ट में जाना होता है, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं फैसला लेने के लिए। तो रिट अधिकारिता उसमें से ऐसा मामला है जिसमें अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। चौथा है एक काम है सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय के तौर पर, अभिलेख न्यायालय के तौर पर काम करता है। अभिलेख न्यायालय या रिकॉर्ड, कोर्ट के जो भी रिकॉर्ड होते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश देता है या जो भी फैसला देता है या जो भी निर्देश देता है, वो हाई कोर्ट और उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट जो भी हैं, इन सब पे लागू होता है, वो कंपलसरी है। इन सब के लिए जो भी सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट आदेश निर्देश हैं वो रिकॉर्ड रखे जाते हैं, रिकॉर्ड के स्तर पर रखे जाते हैं, ताकि अगर कोई भी फैसला भविष्य में हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लेना हो तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस विषय पर फैसला कर दिया है, जो भी सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट पर अगर फैसला कर दिया है, उसी के अनुसार हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसला लें। एक्चुअली में होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ही हाई कोर्ट के जज को, एक हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट के जज में ट्रांसफर कर सकता है, एक हाई कोर्ट के जज को बदल सकता है। ये सुपरविजन का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट जो है ना, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये सबको देखता है, उनके नीचे अधीन काम करते हैं। तो ये रिकॉर्ड के तौर पर, अभिलेख न्यायालय के तौर पर भी काम करता है। और इसके अलावा और पॉइंट है, पांचवा है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति और ये जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि अगर जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि अगर संविधान ने या विधायिका ने कोई कानून बनाया और उसमें लगता है कि वह संविधान के मूल ढांचे के, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, संविधान में जो बात कही गई है उनकी मूल भावना के खिलाफ है, तो उन पे सुप्रीम कोर्ट जो है ना रिव्यू कर सकता है, जांच सकता है कि ये कानून, ये लॉ जो बना है वो सही है या गलत है, या संविधान के बेसिक ढांचे के खिलाफ तो नहीं है, तो उनकी जांच कर सकता है। तो ये जुडिशियल रिव्यू, ऐसे संविधान में ऐसे इस तरह के कई सारे अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हैं। तो अब हम चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट को ये सारे अधिकार मिल गए। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अधीन, सुप्रीम कोर्ट के अधीन कौन है? हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के जितने भी जज हैं उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है। अब हम देखते हैं हाई कोर्ट के बारे में कि हाई कोर्ट के क्या काम। हाई कोर्ट, इसमें इसकी नियुक्ति के लिए जज न्यायाधीशों को मिनिमम एज 45 चाहिए और मैक्सिमम 68 ईयर्स होता है। और इनके लिए एलिजिबिलिटी है
न्यायाधीश की योग्यता क्या होनी चाहिए? पहला है कि भारत का नागरिक हो, इंडिया का सिटीजन हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा है कि हाईकोर्ट में 10 साल तक वकालत किया, ये इनकी योग्यता है। और इसके अंतर्गत क्या है, इनके क्या कार्य हैं कि जो भी राज्य क्षेत्र में, जो भी राज्य में, जिस राज्य में है, जैसे बिहार राज्य के हाईकोर्ट है या फिर उत्तर प्रदेश के राज्य के हाईकोर्ट है, इलाहाबाद हाईकोर्ट है, इनके राज्य क्षेत्र में जो भी अधिकार में आते हैं उन पे फैसला देना और उनके तहत काम करना। और दूसरा काम है इनका, जो भी इनके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनका सुपरविजन भी करता है और उनको कंट्रोल भी करता है। तो इनका काम है राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो भी कानून है उनको व्याख्या करना, और दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसका सुपरविजन करना और उसको कंट्रोल करना, मतलब उसको नियंत्रण करते हैं और कंट्रोल करते हैं। तो ये हाईकोर्ट का काम है। तीसरा आता है आपको ये डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी। डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी का मतलब है जहां ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट आते हैं, इसमें जिला से संबंधित जो भी न्यायालय आते हैं, जिला में जो भी मुकदमे होते हैं उनकी सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की द्वारा की जाती है। अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के क्या काम है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला से संबंधित सुनवाई करता है। अब एक शब्द आपको समझ में आएगा कि न्यायालय की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित हो, न्यायालय किसी के दबाव में ना काम करे, उसके लिए संविधान में एक प्रावधान किया गया है कि न्यायालय की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए उनके पद को क्या है, निश्चित कार्यकाल दिया गया है, एक टाइम पीरियड दिया गया है कि एक निश्चित कार्यकाल होना चाहिए उनका। अगर न्यायालय के 5 वर्ष का कार्यकाल है तो उनके बीच में न उसको कम किया जा सकता है, न घटाया जा सकता है, न बढ़ाया जा सकता है, ताकि वो न्याय भय हो करके, बिना भय रहित, बिना डर के कर सके और लोगों को न्याय पहुंचा सके। कभी कभी होता है राजनीतिक प्रेशर होगा या विधायिका कार्यपालिका का अगर प्रेशर होगा तो हो सकता है वो न्याय न कर पाए, तो इसलिए उनका कार्यकाल को निश्चित किया गया है। दूसरा है उनके वेतन को भी विधायिका से अलग रखा गया है, ताकि विधायिका मतलब संसद में उनके वेतन पे चर्चा नहीं होती है, वो एक भारित व्यय के तहत आता है जिसके तहत उस पे संसद में चर्चा नहीं होती है। तो दूसरा काम क्या है, उनके वेतन पे संसद में चर्चा नहीं हो सकती है। और क्या है, तीसरा आप कह सकते हैं कि न्यायालय को स्वतंत्र रखने के लिए उनकी नियुक्ति जो है वो विधायिका के द्वारा नहीं की जाती है। विधायिका में कौन, संसद, राज्यसभा और लोकसभा जो आती है उनके द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं की जाती है। तो इससे भी उनको स्वतंत्रता मिली हुई है ताकि वो न्याय स्वतंत्र रूप से कर सके। तो इनकी नियुक्ति लेजिस्लेटिव विधायिका द्वारा नहीं की जाती है। और तीसरा है कि इनको विधायिका और कार्यपालिका से अलग रखा गया है, इनको हर मामले में जो है ना विधायिका और कार्यपालिका से अलग रखा गया। इनकी नियुक्ति की व्यवस्था है एक कोलेजियम व्यवस्था है, जिसमें 5 न्यायाधीशों की पीठ होती है, जिसमें एक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 5 अन्य न्यायाधीश होते हैं। इनकी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी जाती है और अब यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति को इनकी सिफारिश माननी ही है, जिसके अनुसार वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति करेंगे। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और उनके तहत एक टोटल 32 जज हैं, वो सब इक्वल अमाउंट में, मतलब इक्वल अधिकार में काम करते हैं। ये नहीं कि किसी के अधिकार ज्यादा हैं या किसी के अधिकार कम है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उनके वेतन, उनके कार्य, उनकी नियुक्ति, इन सबको अलग रखा गया। तो हमने जाना कि न्यायपालिका के क्या काम है, कानूनों की व्याख्या करना और कानून के अनुसार जो भी ऊंचे नीचे गरीब अमीर जो भी वर्ग है उनको न्याय देना, न्याय का फैसला सही तरीके से और सब पे अच्छी तरीके से लागू हो, इसलिए उनको विधायिका और कार्यपालिका से अलग रखा गया। तो हम उम्मीद करते हैं आपको यह लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।